आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है जनन पाठ मतलब परागण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परागण किसे कहते हैं। तो परागण का अर्थ होता है मिलना। परागण का अर्थ होता है मिलना। जब कोई जब कोई पुष्प या पौधा अपने ही जाति के समान एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात अनेक प्रकार के मधुमक्खी कीट भौरे पाए जाते हैं। तो उनके पैरों में छोटे छोटे बाल या चिपचिपा बाल होते हैं। तो जब कोई भौरा या मधुमक्खी एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर जैसे बैठती है तो उनके पैरों में छोटे छोटे बाल होते हैं। तो वह बाल पर चिपचिपा पदार्थ जाकर लग जाता है। तो यही मधुमक्खी या भौरा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब जाकर बैठती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। आप पूछता है पेपर में कि वर्तिकाग्र क्या होता है। तो वर्तिकाग्र वह होता है जैसे कोई अड़हुल का पौधा होता है तो उसके जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और पूछता है पराग कोश किसे कहते हैं। तो जो किसी पुष्प का जो ऊपरी भाग जो खोखले नुमा होता है उसे पराग कोश कहते हैं। आप पूछता है पराग कण किसे कहते हैं या पराग कण किसे कहते हैं। तो जब किसी पेड़ या पौधा जब किसी पुष्प के पौधों में जो बीज की मात्रा पाई जाती है उसे परागकण कहते हैं। अब पूछता है परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। आप पेपर में पूछता है स्वपरागण किसे कहते हैं। तो जब स्वपरागण वह परागण होता है जब कोई पुष्प अपने ही जाति के समान एक पुष्प के वर्तिकाग्र से एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपरागण। अर्थात एक पुष्प के वर्तिकाग्र से अर्थात अपने ही जाति के समान, अड़हुल का मान लो पौधा है, एक ही तना या एक ही शाखा से निकला है। तो एक पुष्प के वर्तिकाग्र से अपने ही जाति के समान किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुँचता या बैठता है। तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब पूछता है कि स्वपरागण से लाभ। तो स्वपरागण से निम्न लाभ होते हैं। नंबर 1 जो होता है स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण वह परागण होता है इसमें का जो बीज की मात्रा होती है इसमें अत्यधिक पाई जाती है। स्वपरागण में जो बीज की मात्रा होती है अत्यधिक पाई जाती है। और जो स्वपरागण होते हैं अपने ही जाति के समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। और दूसरा लाभ यह है कि इसमें एक शाखा से दूसरे शाखा में बटे होते हैं। अब पूछता है स्वपरागण से हानियाँ। स्वपरागण से हानियाँ यह है कि इनमें जो बीज होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और जो बीज होते हैं काफ़ी दुबले और पतले पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो स्वपरागण के जो बीज होते हैं अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, परंतु जो इनके बीज के कण छोटे छोटे होने के कारण
जिनमें जीव की पुनरावृत्ति होती है वह बहुत कम होती है। और दूसरा, जो स्वपरागण होते हैं इनमें स्वपरागण में सुगंध, मकरंद इत्यादि जो होते हैं ये बहुत कम विकसित होते हैं, अर्थात इनमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होता है, स्वपरागण से हानि है। अब पूछता है पर परागण किसे कहते हैं। तो पर परागण में पौधों की दूरी अलग अलग होनी चाहिए, अर्थात जब पुष्प का परागण कर एक पुष्प के वर्ती काग से दूसरे पुष्प के वर्ती काग तक, एक पुष्प के वर्ती काग से दूसरे पुष्प के वर्ती काग तक पहुंच जाने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। जैसे पर परागण में जो होती है पुष्प एक समान होते हैं, परंतु इनके बीच की दूरी जो होती है यह अलग अलग पाई जाती है। इनकी जो बीच की दूरी होती है अलग अलग पाई जाती है, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पर परागण। अब पूछता है कि पर परागण कितने प्रकार के होते हैं। कहेंगे पर परागण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूछता है कीटों द्वारा परागण। जब कोई कीट या भौरा या मधुमक्खी किसी पुष्प पर भ्रमित करते हैं या घूमते रहते हैं तो एक पुष्प के वर्ती काग से जब दूसरे पुष्प के वर्ती काग पर बैठते हैं तो इस प्रकार कीटों द्वारा परागण होता है। अर्थात जो पुष्प होते हैं इनमें सुगंधित, मकरंद इत्यादि पाए जाते हैं और कीड़े मकोड़े को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तब जब यही कीट एक पुष्प के वर्तिकाग्र से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठते हैं तो इसे कीटों द्वारा क्या कहते हैं, परागण। अर्थात जब कोई भौरा या मधुमक्खी एक पुष्प के वर्तिकाग्र से बैठकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब बैठती हैं तो इस क्रिया को कीटों द्वारा परागण कहते हैं। अब दूसरा पूछता है वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण, तो जब वायु का झोंका, जैसे मक्का, जोनहरी, बाजरा इत्यादि जो होते हैं, तो जब वायु का झोंका तेजी से चलता है तो एक पुष्प की शाखा दूसरे पुष्प से टकराती है। तो जब टकराने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं वायु द्वारा परागण। अर्थात जब ये मान लो जब एक पौधा दूसरे पौधा से आपस में वायु द्वारा टकराव होगा तो इसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। परंतु अंतर का है कि वायु द्वारा जो परागण होता है इसमें फूलों की मात्रा जो होती है उसमें हानि पाई जाती है। अर्थात हवा के द्वारा यदि पौधों में 100% मान लो फूल है तो उसमें से 25% की मात्रा पुष्प नीचे गिर जाते हैं, तो इस प्रकार हानि होती है। अर्थात जब एक पुष्प दूसरे पुष्प से आपस में हवा के द्वारा टकराते हैं तो इस क्रिया को वायु द्वारा परागण कहते हैं। अब पूछता है अगला कि जल द्वारा परागण। कहेंगे जल में अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जैसे गुलाब, जैसे कमल, लिली, ये पौधे पाए जाते हैं। और जब ये पौधे होते हैं जल में अपना चिपचिपा पदार्थ छोड़ देते हैं, या जब मछलियाँ होती हैं जल में अपने चिपचिपे पदार्थ को छोड़ देती हैं, तो एक कण से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हवा के द्वारा या किसी कंपन के द्वारा पहुँचते हैं तो इसे जल द्वारा परागण कहते हैं। अब अगला पूछता है जंतु द्वारा परागण। जंतु द्वारा परागण,
तो जब एक नर हो या एक मादा, जब एक नर हो या एक मादा, या कोई जीव या कोई जंतु या कोई पक्षी हो, तो जब एक जीव दूसरे जीव से, जब एक जीव दूसरे जीव से आपस में मिलते हैं, तो मिलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं जंतु द्वारा परागण। जैसे घोंघों का मिलन, जीव जंतुओं का मिलन, इस क्रिया को हम लोग जंतु द्वारा परागण कहते हैं। अब पूछता है अगला, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन, निषेचन का अर्थ होता है मिलना। निषेचन का अर्थ होता है मिलना, अर्थात जब नर और मादा, जब नर या मादा आपस में परस्पर संबंध बनाते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। अर्थात एक जीव दूसरे जीव से, एक जीव दूसरे जीव से जब आपस में संलयन करते हैं या मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब पूछता है कि पर परागण से लाभ, तो पर परागण से निम्न लाभ होते हैं। नंबर 1, इनमें जो फल होते हैं, पर परागण से लाभ, इनमें जो फल होते हैं वो काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं या बड़े बड़े होते हैं, और इनके जो फल होते हैं अच्छे किस्म के पाए जाते हैं। पर परागण के जो फल होते हैं ये अच्छे किस्म के फल पाए जाते हैं, और इनकी शाखा जो होती है बहुत मजबूत होती है। इनकी जो शाखा होती है बहुत मजबूत होती है। अब पूछता है दूसरा कि इनके जो फूल होते हैं वह सुगंधित सुगंधित तथा मधुर होते हैं। सुगंधित तथा मधुर होते हैं, अर्थात और इनके जो बीज होते हैं काफ़ी, जो बीज होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अर्थात जो पर परागण बीज होते हैं इनके बीज काफ़ी बड़े होते हैं। अब पूछता है पर परागण से हानियाँ, पर परागण से हानियाँ, कहेंगे पर परागण से हानियाँ निम्न पाई जाती है। नंबर 1, पर परागण से हानियाँ यह है कि इनमें सुगंधित पुष्प को सुगंधित बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए इनमें क्या होते हैं अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात, इनमें पर परागण से हानियाँ यह है कि इनमें कीटों की आवश्यकता होती है तथा इनमें वायु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार को हम लोग पर परागण से क्या कहते हैं? हानियाँ कहते हैं। आप पेपर पूछता है कि पर परागण, अरे परागण और निषेचन में अंतर, परागण और निषेचन में अंतर, इसमें अंतर यह है कि जब एक पुष्प की शाखा किसी दूसरे पुष्प से मिलती है, अर्थात एक पुष्प के वर्तिकाग्र से जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक मिलते हैं तो उसे परागण कहते हैं। और दूसरा, जब नर और मादा का पारस्परिक संलयन होता है, पारस्परिक संलयन होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।